वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 2.5। प्रश्न संग्रह 2.5 में जितने भी सवाल है सबसे पहले मैं उनका बेसिक कराऊंगा, उसके बाद उन क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले आपको कृति दी गई है, उसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे और उसको हल करेंगे। और हल करने के लिए जितनी भी बेसिक रिक्वायर्ड होगी वो बेसिक मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है निम्नलिखित रिक्त चौखट भरिए। यहां पर आपको पहले कृति दी गई है, तो सबसे पहला सवाल आपको दिया गया है यहां पर वर्ग समीकरण दिया है। यहां पर आपको दिया है वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण क्या दिया है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और यहां पर b² माइनस 4ac बराबर कितना है 5। ठीक है, यहां पर b² माइनस 4ac का वैल्यू 5 दिया है, और यहां पर b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना दिया है -5। और यहां पर हमें बताना है मूलों का स्वरूप। ठीक है, हमें बताना है कि वर्ग समीकरण के जो मूल है वो किस प्रकार के हैं, उनका नेचर क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये हमें बताना है। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर वर्ग समीकरण के मूलों का जो स्वरूप होता है वो डिपेंड करता है b² माइनस 4ac के मान के ऊपर। अगर आपने b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लिया, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे उनका स्वरूप क्या होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल किसे कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वर्ग समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास वर्ग समीकरण है। ठीक है, अगर मैं इसको हल करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको हल करूंगा तो मुझे x का 2 वैल्यू मिलेगा। मुझे x का कितना वैल्यू मिलेगा, x का मुझे 2 वैल्यू मिलेगा। और जो x का वैल्यू हमें मिलता है वर्ग समीकरण को हल करने के बाद, उसे ही वर्ग समीकरण के मूल तथा हल कहते हैं। समझ में आ रहा है, जब भी हम किसी वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो हमें x का 2 मान मिलता है, x का हमें 2 वैल्यू मिलता है, उसी को हम लोग वर्ग समीकरण का मूल या तो हल कहते हैं। समझ में आ रहा है, हमने 2.2 में वर्ग समीकरण को हल किया गुणनखंड विधि से, 2.3 में हमने वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया है, और 2.4 के अंदर हमने वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल किया है। और जितनी भी विधि से हमने वर्ग समीकरण को हल किया है उसमें हमें x का 2 वैल्यू मिला था। ठीक है, और जो x का वैल्यू आपको एंड में मिलता है उसी को बोलते हैं वर्ग समीकरण का मूल या तो हल। अब इन वर्ग समीकरण के मूलों का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है b² माइनस 4ac के वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है। बेटा ध्यान देना, सबसे पहले आपको याद रखना है अगर b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया तो वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक तथा समान होंगे। बेटा यहाँ पर ध्यान देना, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू बराबर आया 0 के तो वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, याद रखना, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है, यदि b² माइनस 4ac का मान बड़ा रहेगा 0 से। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा मतलब b² माइनस 4ac का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी b² माइनस 4ac का मान रहेगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो वर्ग समीकरण के मूलों का जो स्वरूप होगा वो वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 है तो वर्ग समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक तथा समान होंगे। अब वास्तविक तथा समान होंगे इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहां पर वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी, वास्तविक संख्या, और समान होगा। जो भी x का वैल्यू मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, समान, मतलब सेम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वर्ग समीकरण को हल किया, अगर यहां पर हमें x का वैल्यू 2 मिला है तो यहां पर भी हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहां पर ये जो 2 है
ये वास्तविक संख्या है और x का जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, समान है। तो याद रखना, जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आएगा तो वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक तथा समान होंगे, मतलब वो वास्तविक संख्या होगी और जो x का वैल्यू रहेगा वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वर्ग समीकरण के मूलों का जो स्वरूप होगा वो वास्तविक तथा असमान होगा, मतलब जो वर्ग समीकरण के हल मिलेंगे वो वास्तविक संख्या होगी और असमान होंगे। मतलब क्या सर, मतलब यहां पर अगर x का वैल्यू समझो 3 आया तो यहां पर x का वैल्यू 3 नहीं आएगा, हो सकता है यहां पर x का वैल्यू 5 आए। समझ में आ रहा है, मतलब ये वास्तविक संख्या होगी लेकिन x का जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे अलग अलग मिलेगा। समझ में आ रहा है। और तीसरा कंडीशन आपको और याद रखना है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं होगी। समझ में आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 3 कंडीशन आपको याद रखना है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 रहेगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब माइनस में अगर आता है तो वर्ग समीकरण को जो मूल होते हैं वो वास्तविक संख्या नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है। बस इसी कंडीशन के आधार पर हमें बताना है कि यहाँ पर वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्ग समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दिया है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। ये जो 5 है बेटा वो 0 से क्या है, बड़ा है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से क्या है बेटा, बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वास्तविक तथा असमान, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या दिया है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है, -5। अब यहां पर देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना दिया है, -5 दिया है। अब ये जो -5 है, -5 0 से छोटा है, जो -5 है वो 0 से क्या है बेटा, छोटा है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू यहाँ पर दिया है वो 0 से छोटा है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सेकेंड एक्टिविटी करेंगे और सेकेंड एक्टिविटी आपको दिया है मूलों का योगफल बराबर कितना दिया है, -7। यहाँ पर हमें मूलों का योगफल दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया है मूलों का गुणनफल। यहाँ पर हमें मूलों का योगफल दिया है और यहाँ पर हमें मूलों का गुणनफल दिया है। मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 5, और हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्ग समीकरण प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दिया है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, मूलों का योगफल जो कि -7 है, उसके बाद हमें दिया है मूलों का गुणनफल जो कि कितना दिया है, 5, और यहाँ पर हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ बेसिक्स है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हमें वर्ग समीकरण दिया जाता था, उसी के आधार पर हम लोग उसको हल करते थे और x का हमें कितना वैल्यू मिलता था, 2 वैल्यू मिलता था, ठीक है। और ये जो x के वैल्यू हमें मिलते थे इन्हीं को हम क्या कहते थे, वर्ग समीकरण के मूल, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते थे, वर्ग समीकरण के मूल या तो हल, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, वर्ग समीकरण दिया जाता था और उसको हल करते थे, हल करने के बाद हमें वर्ग समीकरण के मूल प्राप्त होते थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण के मूलों से हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण प्राप्त करना है,
ठीक है। हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण के मूलों से हमें क्या प्राप्त करना है, वर्ग समीकरण प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, ठीक है, हमने माना कि वर्ग समीकरण का जो पहला मूल है वो अल्फा है और वर्ग समीकरण का जो दूसरा मूल है वो क्या है बेटा, बीटा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखूंगा बेटा मैं, माना अल्फा तथा बीटा वर्ग समीकरण के मूल है, ठीक है। अल्फा और बीटा ये क्या है, वर्ग समीकरण के मूल, मतलब x का मान हो जाएगा अल्फा और दूसरे x का मान हो जाएगा बीटा। समझ में आ रहा है? अब हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले मुझे ज्ञात करना है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल प्राप्त करना है। हमें क्या प्राप्त करना है, मूलों का योगफल, ठीक है। और उसके बाद हमें प्राप्त करना है मूलों का गुणनफल, जो कि होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मूलों का योगफल प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हमें वर्ग समीकरण का मूल दिया है, ठीक है, और उससे हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है, तो सबसे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, मतलब मूलों का योगफल निकालना है, उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालना है, उसके बाद आपको एक सूत्र यूज करना है, ठीक है। वो सूत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है तो उसका सूत्र क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन होगा, फिर ब्रैकेट में लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, फिर इंटू में एक्स होगा, फिर प्लस आएगा, फिर आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, ये एक्स चर वाला वर्ग समीकरण है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, मूलों का योगफल, और यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखना है, उससे आपको वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मैं इसको और एक्सपांड करूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस ये क्या है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, मूलों का योगफल कितना दिया है, -7, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 5। तो इससे हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। तो यहाँ पर अभी हमने सीखा है वर्ग समीकरण अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये है मूलों का योगफल और ये है मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का योगफल का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे और मूलों का गुणनफल का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल कितना दिया है, -7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -7 और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल कितना है, 5 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें वर्ग समीकरण मिल गया, इसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग थर्ड एक्टिविटी करेंगे और थर्ड एक्टिविटी आपको क्या दिया है, यदि अल्फा तथा बीटा वर्ग समीकरण के मूल हो तो, ठीक है, आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, और यहाँ पर उसके लिए आपको वर्ग समीकरण दिया है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, अब इसका थोड़ा सा मैं बेसिक करवा देता हूँ। अगर आपको वर्ग समीकरण दिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ग समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। समझो ये हमारे पास वर्ग समीकरण है, ठीक है। अगर इस वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, एक मूल हो जाएगा अल्फा और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है।
हमने क्या किया, एक वर्ग समीकरण लिया, ठीक है। समझो हमारे पास ये वर्ग समीकरण है, ठीक है। वर्ग समीकरण का पहला मूल क्या लिया हमने अल्फा और दूसरा मूल क्या लिया हमने बीटा, ठीक है। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अगर आपको वर्ग समीकरण दिया है और ये पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो याद रखना बेटा, अल्फा प्लस बीटा अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। और अगर आपको अल्फा इनटू बीटा निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। ये फॉर्मूला याद रखिए, उसी के बेस पे हमें इस एक्टिविटी को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें वर्ग समीकरण क्या दिया है, 2x² - 4x - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वर्ग समीकरण हमें दिया है, इसमें हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा और बीटा यह वर्ग समीकरण के मूल है, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास वर्ग समीकरण क्या दिया है, 2x² - 4x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर ये जो 2 है वो a का वैल्यू हो जाएगा, -4 ये b का वैल्यू हो जाएगा और -3 ये क्या हो जाएगा, c का वैल्यू। यहाँ पर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू कितना है, -3, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a, ठीक है, -b। सो -b का वैल्यू कितना है, -4, तो ब्रैकेट में -4 लिखेंगे अपॉन a का वैल्यू कितना है 2, तो अपॉन में 2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर आएगा +4/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा। हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, c/a, c/a। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा c का वैल्यू कितना है, -3 अपॉन a का वैल्यू कितना है बेटा, a का वैल्यू कितना है 2। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू को क्या होता है, c/a इज इक्वल्स टू c का वैल्यू कितना है, -3 अपॉन a का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिला है, 2 मिला है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिला है, -3/2 मिला है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के लिए विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी वर्ग समीकरण दिया जाएगा उसके लिए हमको विवेचक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना बेटा, विवेचक का मतलब होता है b² - 4ac। समझ में आ रहा है? अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया कि वर्ग समीकरण के लिए विवेचक का मान ज्ञात करो, तो विवेचक का मान ज्ञात करो मतलब आपको b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। और b² - 4ac को डेल्टा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है बेटा, डेल्टा से, याद रखिए, ठीक है। और विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी वर्ग समीकरण हमें दिया है उसके लिए हम क्या करेंगे, विवेचक का मान ज्ञात करेंगे। विवेचक का मान ज्ञात करेंगे मतलब हम लोग b² - 4ac का मान ज्ञात करें। और यहाँ पर याद रखना, b² - 4ac को डेल्टा से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, जब भी हम लोग b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे तो हमें वर्ग समीकरण की तुलना सामान्य रूप से करनी होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर वर्ग समीकरण को सबसे पहले सामान्य रूप में बदलेंगे और सामान्य रूप से उसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल हमें दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये पहले से ही वर्ग समीकरण हमें सामान्य रूप में दिया गया है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसकी सामान्य रूप से तुलना करेंगे और ABC का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब विवेचक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 1, a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 7 और c का मान हो जाएगा -1। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, विवेचक का मान ज्ञात करेंगे। विवेचक का मान ज्ञात करेंगे मतलब यहाँ पर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 इंटू c का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, अगर 7 का हम लोग वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 49। ठीक है, माइनस 4 एकम 4 और गुणे में कितना है -1 है। ठीक है, उसके बाद 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 एकम 4, 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा वो कितना आएगा 53 आएगा। मतलब यहाँ पर विवेचक का जो मान है वो कितना है 53। और फाइनल आंसर आप लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 53। अगर आपने ऐसे लिखा डेल्टा इज इक्वल्स टू 53 तो भी चलेगा। डेल्टा का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस वर्ग समीकरण के लिए हमें विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू आएगा 2, b का वैल्यू आएगा -5 और c का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 इंटू b का वैल्यू है 10। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे -5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 दूनी 8 इंटू यहाँ पर है बेटा 10। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस 10 का गुना 8 के साथ करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, 25 में से 80 माइनस नहीं होगा। 80 में से अगर हम लोग 25 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा बेटा 55 आएगा। और बड़ा नंबर 80 है तो साइन किसका आएगा माइनस का। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू कितना आएगा -55। और फाइनल आंसर आपको लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -55। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। इस वर्ग समीकरण के लिए हमें विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, b का वैल्यू हो जाएगा 4 और c का वैल्यू हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 2, b का वैल्यू आएगा 4 और c का वैल्यू आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। 2 करनी में 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है बेटा करनी में 2 गुणे c का वैल्यू कितना, देखो बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c का वैल्यू क्या है बेटा 2 करनी में 2।
ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा, माइनस, ठीक है, करनी के बाहर संख्या है 4 और यहाँ पर कितना है 2, तो बाहर वाली संख्या का गुणा होगा बाहर वाली संख्या के साथ, तो यहाँ पर 4 दूनी कितना होगा 8, ठीक है। उसके बाद करनी में 2 का गुणा होगा करनी में 2 के साथ, तो करनी में 2 का गुणा करोगे करनी में 2 के साथ, करनी में 2 का गुणा करेंगे करनी में 2 के साथ, तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे में 2, ठीक है। तो 16 माइनस 8 दूनी 16, 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 0 है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से इसको हल करना था, अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है विवेचक के आधार पर वर्ग समीकरण के मूल निश्चित कीजिए। यहाँ पर हमें विवेचक के आधार पर वर्ग समीकरण के मूल निश्चित करना है। विवेचक का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पर हमें वर्ग समीकरण का मूल निश्चित किया है। हमने पहले ही देखा है कि जो वर्ग समीकरण के मूल होते हैं वो डिपेंड होते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ पर आपको 3 कंडीशन याद रखना है, बेटा ध्यान देना। यहाँ पर पहला कंडीशन है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन आपको याद रखना है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा रहेगा 0 से, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आया तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें वर्ग समीकरण दिया है। अब इसके मूल किस प्रकार के होंगे, उनका स्वरूप क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है और वो डिपेंड करता है b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए और c का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर a, b और c का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू c का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इज इक्वल्स टू -4 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो यहाँ पर याद रखना अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक तथा समान है, ठीक है। और इस तरह से इसको सॉल्व करना था, यही इसका फाइनल आंसर रहेगा। फाइनल आंसर आप लिख सकते हो दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप वास्तविक तथा समान है, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम लोग b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना रहेगा 2 रहेगा, b का वैल्यू कितना होगा -7 और c का वैल्यू कितना रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग b² माइनस 4ac का मान याद करेंगे। b² मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 इंटू c का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ पर -7 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 49 में से माइनस करेंगे 16 को, 49 में से माइनस करेंगे 16 को, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो आंसर कितना आएगा 33। तो यहाँ पर लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर कितना है 33। यहाँ पर b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 33 है। 33 मतलब 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस b² माइनस 4ac का जो वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है, असमान है, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर आप लिख सकते हो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 इंटू c का वैल्यू कितना है 9, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा माइनस 4 एकम 4 गुणे यहाँ पर कितना है बेटा 9, ठीक है। तो 4 माइनस 9 चौक कितना होता है 36 होता है, ठीक है। तो 4 में से 36 को माइनस नहीं कर सकते, 36 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 32 और बड़ा नंबर 36 है तो साइन किसका होगा माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 में से हमें माइनस करना है 36 को, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब क्या होगा बेटा प्लस होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, इसके लिए हमें माइनस करना है। 4 में से 36 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 36 में से 4 को माइनस करेंगे। 36 में से 4 को माइनस करोगे तो 32 आएगा, बड़ा नंबर 36 है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना है -32। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो कितना है -32। -32 मतलब 0 से छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, इसलिए m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसको वीडियो अच्छी लगी है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।